अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से मैं ये चाह रहा था कि ये वाली वीडियो बनाऊं, मगर अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से बना नहीं सक रहा था। इस वीडियो में मैं आपको पूरे की पूरी नॉलेज दूंगा कि आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरीके से लिखना है। और मेरा मानना ये है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टडी प्लान या कवर लेटर या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन एक ही चीज़ है। और ये पता नहीं पिछले 1-2 सालों में इनको अलग अलग चीज़ें क्यों बना दिया गया। क्योंकि ये तवक्को रखना कि एक वीज़ा ऑफिसर आपके स्टडी प्लान को अलग से पढ़ेगा, आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अलग से पढ़ेगा, फिर आप एक और लेटर लिखेंगे, फिर आप एक और लेटर लिखेंगे, वो एक जिसे कहते हैं ना अनरीजनेबल डिमांड है हमारी। ऐसा हो नहीं सकता। एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं और है ये एक ही चीज़। इट इज़ बेसिकली अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन और इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि आप अपने पर्पस को स्टेट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा उसका तरीका बताऊंगा और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी ये लाइफ का एक बहुत मेजर डिसीजन है, इसमें आपने खुद एफर्ट भी करनी है। दूसरी, ये थ्योरीज के प्लेजरिज्म चेक करते हैं वो प्रोफेसर्स नहीं हैं, वो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, ठीक है। उन्होंने प्लेजरिज्म चेक नहीं करना, लेकिन जाहिर है अगर कोई चीज़ आपकी एआई से टोटली रिटर्न होगी तो उससे ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप कुछ खास अपनी एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात उसको ज़रूर पता चल जाएगी और वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं होता। एआई को इस्तेमाल करना जो है वो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एआई को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। आपको अगर खुद बेसिक्स अपने पता है स्ट्रक्चर के, तो आप उससे हेल्प इस तरह से ले सकते हैं कि वो आपको आइडियाज़ को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। दूसरा, किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप लिख रहे होते हैं तो उसकी जो लॉजिकल फ्लो है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि वीज़ा ऑफिसर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, क्या आप क्वालिफाइड हैं उस कोर्स को पढ़ने के लिए। जहाँ पे आप जा रहे हैं, क्या वहाँ पे आपका एडमिशन दुरुस्त है, क्या आपके पास फंड्स हैं उस अपने स्टडी को पूरा करने के लिए, अगर उसकी ड्यूरेशन 2 साल है, 1 साल है, 4 साल है, और आप क्यों अपने मुल्क वापस जाएंगे। वो ये चीज़ें देखना चाहता है। तो एक तो जो गुलाबी अंग्रेजी होती है उससे शुरू करने की वो ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह पुराने ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में वो लिखते थे कि जी आप जनाब सर सरकार जी हजूर, उससे शुरू करते हैं कि जी आई एम टेकिंग दिस ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट टू यू माई सेल्फ। इस तरह की बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने स्ट्रेट शुरू करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो उसको सबसे पहले प्रेजेंट करनी है, जिससे उसको अपने डिसीजन मेकिंग में कोई फ़ायदा हो। और ये वीडियो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले रिफ्यूज़ल्स के रीजंस के साथ, और ये असली रिफ्यूज़ल के रीजंस हैं जो कि एक्चुअल जीसीएमएस नोट्स से निकाले गए हैं। और बेशक जेनरिक हो इन नेचर, मगर इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि अगर आपने कल को जुडिशल रिव्यू भी फाइल करना है तो आपको इन्हीं के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करना होता है। तो आप जितना एविडेंस आपने दिया हुआ होगा एप्लीकेशन के अंदर, वही आपके लिए कल को यूज़फुल होगा। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको असली जीसीएमएस नोट्स की तरफ जो कि एक्चुअल स्टूडेंट्स के हैं। अच्छा, ये सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग जो कि अमूमन देखने में आता है, वो ये होता है लैक ऑफ सफिशेंट फाइनेंशियल प्रूफ। वो कहता है वीज़ा ऑफिसर, ये इससे कतई नज़र है कि आपने दिया था या नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ होता है अपने रिफ्यूज़ल नोट्स के अंदर। और अगर आपने दिया हुआ है और उसने ये लिखा है तो ये आपके हक में जाएगा अगर कल को आप इस पे अपील करते हैं या जुडिशल रिव्यू करते हैं। ये असल में जो कोटेशन में है ये यहाँ पर वही लिखे हुए हैं जो कि योर एसेट्स एंड फाइनेंशियल सिचुएशन आर इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द स्टेटेड पर्पस ऑफ ट्रैवल फॉर योर सेल्फ एंड अकम्पनिंग फैमिली मेम्बर्स इफ एप्लीकेबल। अब जाहिर है इस स्टूडेंट की कोई फैमिली मेम्बर तो था नहीं, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी सफिशिएंट उसने दिए थे, लेकिन उन्होंने ये लिख दिया। लेकिन हमें इससे ये पता चलता है कि डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंसिस की देना बहुत ज़रूरी होता है। अब फाइनेंसिस की डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए मैं आपको एक बेसिक असूल बताऊं कि जो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या वो आपके एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं,
जो कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपने पीबीए से एवेल्युएट करवाई है या किसी प्रॉपर्टी डीलर से करवाई है, इससे फ़र्क खास नहीं पड़ता। उनको इसका नहीं पता कि जी पीबीए क्या है, प्रॉपर्टी डीलर क्या है, वो दोनों उनके लिए बराबर ही हैं। आप किसी से भी वो वैल्यूएशन करवा सकते हैं। वो आपका एसेट है, वो आपके कोर्स के खर्चे को कवर करने के लिए नहीं है। तो आपने अपने फाइनेंसिस को या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक आपकी इनकम है, और इनकम वो होती है जो कि आपको मंथली बेसिस पे आती है और रेगुलरली आती है। जिसकी सोर्सेज बिजनेस हो सकते हैं, उसकी सोर्सेज आपकी सैलरी हो सकती है, या आपके स्पॉन्सर का बिजनेस, या आपके स्पॉन्सर की सैलरी। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी मैंने 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिखाई और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरे भाई, अगर वो कमर्शियल नहीं है और अगर उससे किराया नहीं आता, तो वो एक प्रॉपर्टी है, वो असल में आपकी इनकम नहीं है। और ये अज्यूम करना कि वीज़ा ऑफिसर कहेगा क्योंकि आपके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है इसलिए आपके पास मंथली इनकम भी होगी, ये गलत है। तो आपने मंथली इनकम अपनी या अपने स्पॉन्सर की दिखानी है थ्रू अ 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, जो कि ये शो कर रही हो कि हर महीने किसी के पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया आता है। ठीक है, और ये एक रीजनेबल अमाउंट है, 4-5 लाख। ठीक है, क्योंकि जब आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी अगर सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये पर मंथ इनकम आ रही है उस बैंक के अंदर, तो वो वैल्यू नहीं करती क्रिएट। दूसरी चीज़, जो चीज़ भी हम एसओपी में लिखेंगे हमने उसको आगे दिखाना भी है। वी हैव टू शो वॉट एवर वी टेल। तो अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरी 5 लाख इनकम आ रही है, तो हमने उसको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और उसके साथ एक कवरिंग आपका बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट सबसे पहले होगा, और उसके बाद वो 6 महीने की स्टेटमेंट होगी जो कि स्टैम्प्ड होगी, साइंड होगी, और जो सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर आपने बैंक मैनेजर का स्टैंप लगवानी है और उसकी ईमेल भी मेंशन करवानी है, और एवरेज बैलेंस अगर वो लिख कर दें तो वो और भी बेहतर है। जो 6 मंथ्स का आपका मंथली एवरेज बैलेंस जो होता है वो कैलकुलेट बैंक्स करके दे देते हैं, और वो आपने उसमें लिखना है। तो आपकी इनकम की एक हिस्सा तो आपने वहाँ पे शो कर दिया, दूसरा हिस्सा जो आपने शो करना है वो आपकी सैलरी स्लिप्स या आपके स्पॉन्सर की सैलरी स्लिप्स। उसके बाद आपने अपनी एफबीआर की जो आपकी टैक्स रिटर्न है। सो वो 3-4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी इनकम को प्रूव करते हैं। अब किसी, ये जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो पहला लिखा हुआ है, गिवन द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन शोइंग इनकम, आई एम नॉट सेटिस्फाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फंडिंग फॉर फ्यूचर ईयर्स एग्जिस्ट। इस केस में इन्होंने कोई इनकम की स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ नहीं दी थी, और सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाई थी जो कि 10 करोड़ रुपए की भी थी। लेकिन प्रॉपर्टी पैसे तो नहीं देती। प्रॉपर्टी सिर्फ ये शो करती है कि आप वापस पाकिस्तान आएंगे उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए या उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। लेकिन वो ये नहीं शो करता कि जो आपका कोर्स है अगर 2 साल का है, या अगर 1 साल का है, या अगर 4 साल का है, और उसके ऊपर आपके 2-1.5 2 लाख डॉलर खर्च होने, तो वो आएंगे कहाँ से? तो वो नहीं शो करता। तो इनकम और एसेट के अंदर आप अपना फ़र्क मालूम कीजिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आपका गोल्ड भी एक तरह का एसेट है, आपकी गाड़ियाँ भी आपके एसेट हैं। वो आपको वापस बुलाने में मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान के टाइज़ के साथ शो कर सकते हैं इकोनॉमिक, लेकिन वो आपकी फंडिंग को नहीं शो कर सकते। या फिर आप एयरबीएनबी रन करते हैं घर पे, और आपके घर से आती है इनकम 4-5 लाख रुपया, तो फिर वो आपने अपने अकाउंट में भी शो करनी है, हर महीने आ रही है, और वो फिर आपने अपने टैक्स रिटर्न में भी शो करनी है। तो प्लीज़ खुदारा इनकम और एसेट के अंदर फ़र्क जो है वो समझिए। उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट, एक उनका कांस्टेंट जो है वो रिफ्यूज़ल की रीज़न होती है, और उसके साथ वो कुछ चीज़ें अटैच कर देते हैं कि जी द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कैनेडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्पररी स्टे गिवन द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। और फिर साथ ये लिख देते हैं कि जी स्टडी प्लान डज नॉट आउटलाइन अ क्लियर पैथ फॉर विच the sought education program would be of significant benefit upon return to their home country। तो इसको एड्रेस करने का जो मकसद है वो ये है कि वो ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों पाकिस्तान में ये क्यों नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेटिस्फाइड द पर्पस ऑफ द स्टडी इज रीजनेबल इन व्यू ऑफ द fact that similar programs are available closer to the applicant's
रेजिडेंस फॉर मोर कॉम्पिटिटिव ट्यूशन फी, जो कि बड़ी एक लॉजिकल उसकी ऑब्जर्वेशन है वीज़ा ऑफिसर की। अब इसमें वो चीज़ें आती हैं, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप जो ये वीडियो को देख रहा है वो उसने अभी अप्लाई नहीं किया। अगर आप कर चुके हैं तो जाहिर है इसका आप कुछ कर नहीं सकते। आप अ, अपना यूनिवर्सिटी बाद में चेंज करें, लेकिन आप जब भी कोई प्रोग्राम सिलेक्ट करें तो उसकी कोई ना कोई यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ से पाकिस्तान से आपको वहाँ बिजनेस पढ़ने के जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लम्स, आईबीए और इस तरह के और इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में हैं जो कि उतनी ही अच्छी एजुकेशन दे देते हैं, उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जाहिर है अगर आप कोई माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी या कोई हेल्थ केयर या कोई ऐसी चीज़ या कंप्यूटिंग के अंदर कोई ख़ास फील्ड या कोई ऐसी यूनिक चीज़ उस कोर्स के अंदर जो कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं ऑफर हो सकती, और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस आपने देखनी है। दूसरी चीज़ ये देखनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का खुद कैलकुलेशन कर लें कि जी अगर मेरे $2 लाख लगते हैं तो कल को मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं इस कोर्स के ज़रिए कैसे ज़्यादा कमा सकूँगा, कोई अपने एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए कमा सकूँगा। तो वो दिखाना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और जब मैं वर्ड दिखाना यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे उर्दू में, तो विच मीन्स कि आपने वो उनको एग्जैक्टली बताना है कि जी ये कोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल CSC 1015 इस वाले इंस्टीट्यूशन के अंदर जो पढ़ा रहा है, ये प्रोफेसर पढ़ा रहा है, इसकी ये पब्लिकेशंस हैं, ये इसकी ऑथेंटिसिटी है, ये इस प्रोफेसर का लेवल है, और जब मैं ये पढ़कर आ जाऊंगा पाकिस्तान तो मेरे जो गिवन सैलरी होगी वो इतने लेवल के ऊपर होगी। नेट सोल है पाकिस्तान में, सिस्टम्स लिमिटेड हैं और कंपनीज हैं इस तरह की, टेलेनॉर है, या आप कहते हैं जी मैं आके जैज़ में काम करूंगा या मैं ये करूंगा, ये वो करूंगा, और वहाँ पर ये सैलरी लेवल्स होंगी और मेरे लिए ये इतना बेनिफिशियल होगा। या अगर अपने बिजनेस में आके काम करना है, तो अगर आपके फादर उस बिज़नेस को रन कर रहे हैं या आप खुद उस बिज़नेस में डायरेक्टर हैं, तो आप बता देंगे कि जी इस बिज़नेस के अंदर मुझे इतना बेनिफिट होगा और मेरी ये कॉस्ट जो है वो जस्टिफाइड है और ये पेन भी जस्टिफाइड है और ये इस कोर्स की खसूसियात है। उसके बाद ये जनरली जो लिखा हुआ होता है वो यही लिखा हुआ होता है कि इंटेंट टू लीव कनाडा। ठीक है, तो इंटेंट टू लीव कनाडा जो है वो बेसिकली उसका मकसद यही है कि वो ये कहते हैं कि जी आप कनाडा को छोड़ के नहीं जाएंगे जब आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमने अब कैसे साबित करना है कि हम छोड़कर जाएंगे? हमने अपनी जो पाकिस्तान के अंदर टाइज हैं वो शो करनी है। और वो शो आप कैसे कर सकते हैं? आप FRC साथ लगा सकते हैं, आप तस्वीरें साथ फैमिली की लगा सकते हैं, आप जो है वो अपना किसी अपने फंक्शन की तस्वीर साथ लगा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स खुदा न खास्ता उनकी सेहत ठीक नहीं है तो वो आप उनकी रिपोर्ट साथ लगा सकते हैं कि जी मैं आऊँगा वापस। अगर आप बड़े बेटे हैं या बड़ी बेटी हैं तब आप ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि जी मैं सबसे बड़ा बेटा या बेटी हूँ, मैंने पाकिस्तान आना है, हमारी कल्चरल टाई है। तो वो सारे मकनातीस जो कि इकोनॉमिक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रॉपर्टी, गोल्ड, गाड़ियाँ, ये आपकी इकोनॉमिक टाइज हैं। सोशल टाइज में आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, कजन्स, आपके सारे लोग। उसके बाद आपकी फेमिलियल टाइज के अंदर आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके सिबलिंग, वो सारे। और आपने ये शो करना है कि आपके पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो भारी है इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली टाइज। और सोशल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, फेमिलियल टाइज, ये सारी टाइज आपने बतानी भी हैं और दिखानी भी हैं। जो भी चीज़ आपको कहूँगा वो आपने बतानी है, दिखानी है। ये SOP का असूल है। और दिखाने के लिए उसके साथ दिखानी है, ये नहीं कि कहीं और जाके और ये करना कि जी वो खुद ही देख लेगा, उसकी रेफरेंसिंग वगैरह करनी होती है और वो थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, ताकि वो बड़ा क्लियरली उसके अंदर रेफरेंस्ड हो और आप क्लिक करें और उसी वक्त आप उस डॉक्यूमेंट पे चले जाएं। मैं तो ऐसे ही उसको करता हूँ हैंडल जब भी करना होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी
आगे एम्प्लॉयमेंट जो आपका, ये अब अगेन ये भी एक रिफ्यूजल रीजन है कि योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज नॉट शो दैट यू आर फाइनेंशियली स्टैब्लिश्ड इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस. Given the PA's education and employment history, their motivation to pursue studies in Canada at this point does not seem reasonable. अब यहाँ पर जो आपने आपके इसी एसओपी के अंदर जो स्टडी प्लान का हिस्सा है या जहाँ पे आपने करियर प्रोग्रेशन दिखाना है, वो लॉजिकल होना चाहिए और उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसल्टेंट्स इस लालच में कि उनको फीस मिल जाए, उनको कमीशन मिल जाए यूनिवर्सिटी से, वो किसी भी गलत किस्म के कोर्स में आपको इनरोल करवा देते हैं और उसके बाद उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, इवन एसओपी में भी. और अगर कल को रिफ्यूज़ल हो जाए तो जुडिशल रिव्यू में भी नामुमकिन होता है. तो कोई लॉजिक नहीं बनती कि कोई बंदा जो है वो ग्रेजुएशन के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा करे, या उसकी भी कोई ख़ास लॉजिक नहीं बनती कि कोई बंदा ग्रेजुएशन के बाद जो है वो कोई ऐसी चीज़ करे, सर्टिफिकेशन करे जिसके की कोई वैल्यू नहीं है. और वैसे भी अक्लमंद लोग कम ही करते हैं ऐसे. फिर मास्टर्स के बाद भी आप दोबारा एक मास्टर्स करना चाहें, इन चीज़ों की कोई लॉजिक नहीं बनती. या किसी टोटली डिफरेंट फील्ड में आप चले जाएं जिसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना. तो जो आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ज़रूरी नहीं है. जो एक नेचुरली स्टूडेंट है और वो उसने अभी अंडर ग्रेड किया है, तो वो तो जाहिर है उसकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती. और अगर ऐसा कोई रिफ्यूज़ल का वो लिख देता है डिटेल, तो वो उसका मतलब यही होता है कि ये बेसिकली उसने आपकी एप्लीकेशन को गौर से पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है. एक और बड़ी मज़ेदार सी रीज़न आजकल देखने को मिल रही है, वो ये है कि इनसफिशेंट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स. तो कई लोगों ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिए भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो लिख देते हैं. और कईयों ने नहीं दिए हुए होते, या इनकम्प्लीट होते हैं, या कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते, तो उसमें भी ये वाला रीज़न लिख देते हैं. इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर दें, क्योंकि एक तो वो आपके अप्रूवल में भी आपकी हेल्प करेगा, और दूसरा आपके अगर खुदा ना खास्ता रिफ्यूज़ल होता है तो आप उसको भी डिफेंड कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है. उसके बाद जो हमें एक और रीज़न नज़र आती है वो ये आती है कि फाइनेंशियल प्रूफ जो है वो आपने डॉक्यूमेंट डिटेल्ड होना चाहिए, और वो आपके सारे के सारे रिसोर्सेज को शो करना चाहिए, ठीक है. आपका बजट का प्लान होना चाहिए कि जी आपने आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 साल या 2 साल जो भी ड्यूरेशन है, और आप उसको कैसे कवर करेंगे. वो मैं अमूमन तो एक्सेल की टेबल में बना के और उसके बाद उसमें पेस्ट कर देता हूँ. फिर अपने पर्पस को आपने करना है क्लियरली आर्टिकुलेट, और आपका इंटेंशन ऑफ रिटर्न जो है वो आपने क्लियरली बताना है और स्ट्रक्चर्ड. अब हम ये सारी तो रिफ्यूज़ल्स की रीजंस थी, ये मैंने आपको इसलिए बताई कि ताकि आपको पता चल जाए कि जी एंड पे रिज़ल्ट क्या निकलता है. अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक स्टडी प्लान की तरफ. जिस तरीके से मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ या मैंने किए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी डिटेल्ड इसमें फॉर्मेटिंग का भी एलिमेंट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि मैं कवर पेज से अमूमन शुरू करता हूँ, और उसमें जो है वो एप्लीकेंट का नाम, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यूसीआई नंबर, और अगर उसका पहले कोई रिफ्यूज़ल है तो उसका स्टडी परमिट वो एप्लीकेशन का नंबर लिख देते हैं फॉर एडीआर पर्पसेस. ये वाला जो एसओपी है ये बेसिकली एडीआर के नतीजे में दिया गया था, क्योंकि जुडिशल रिव्यू का ये केस था. लेकिन ये आपके नए एसओपी के लिए भी वैलिड है. टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हमेशा क्लिकेबल बनाता हूँ, ताकि उसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करें आप उसके फर्स्ट उस पर चले जाएं जहाँ पे हमने यहाँ से शुरू किया है कि स्टडी प्लान एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इसके अंदर आप टू द वीज़ा ऑफिसर लिख सकते हैं, इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर लिख सकते हैं, अबू धाबी या जो भी आपका मुल्क है, जो भी आपका वीज़ा ऑफिसर है वहाँ पे आप उसका लिख देंगे. उसके बाद इंट्रोडक्शन आपने देनी है, और आपने इसको बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस, या आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ माई स्टडी. और उसके बाद फिर अपनी जो आपकी डिग्री है, उस डिग्री को आपने डिफाइन करना है, और अपना उसकी ड्यूरेशन, उसके बाद कौन सा कॉलेज है,
और उसके बाद आपने अपने जो एडमिशन के प्रूफ्स हैं उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का डीएलआई नंबर और उसके प्रूफ्स आपने लिखने हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन एंड रेगुलेशन प्रोटेक्शन रेगुलेशन 220 का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कि बेसिकली वो ये बताती है रेगुलेशन के जी आपने इसके अंदर इनरोल होना है, अपने प्रीवियस अगर कोई डेफरमेंट या कोई चीज़ है उसकी डिटेल देनी है, अगर वो नहीं है तो उसको आप ओमिट कर सकते हैं। प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर का जिक्र करना है। उसके बाद अपनी प्रीवियस एजुकेशन में जो आपके ग्रेड्स थे उनका जिक्र करना है। आप इसमें देखें हमने कोई भी इसको सादा सौंफ खुशबू रखा है, इसमें हमने कोई भी वो कहानियाँ नहीं लिखी कि जी मैं यूं मैं वूं, इधर उधर की बातें नहीं करनी। आपने फोकस करना है और आपने फिर इसकी एक समरी दे देनी है कि जी करिकुलम ऑफ दिस डिप्लोमा या दिस प्रोग्राम या दिस वो इट अलाइंस विद माय दिस माय करियर गोल्स, जो कि मेरे बिजनेस से रिलेट करता है या मेरी फ्यूचर जॉब के से रिलेट करता है। स्कॉलरशिप का जिक्र करना है, अगर आपको कोई मिली है, अगर नहीं मिली तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इनरोलमेंट का जिक्र करना है कि जी कब से शुरू हो रही है इनरोलमेंट। फिर इंग्लिश प्रोफिशेंसी का जिक्र करना है और आपने हर एक बैंड का जिक्र करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो है वो आ, इसको बिल्कुल भी वो नहीं करना कि आप जो है वो इस कोशिश करें कि जी बहुत ज़्यादा को आप अंग्रेज़ी इस तरह की लिखना शुरू कर दें जो कि ये कोई शेक्सपियर नहीं है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल वीज़ा ऑफिसर है जो कि आपके और हमारी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो आपने ये उस उससे नहीं तवक्को रखनी कि जी वो कोई शेक्सपियर है और वो कोई इस तरह की अंग्रेज़ी चाहता है आपसे सुनना या देखना, कि जो आपके जो बैंड है उसके हिसाब की आपने अंग्रेज़ी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जाहिर है इसका जो भी फैमिली बिजनेस था वो इस स्टूडेंट ने अपना वो डिफ़ाइन किया। उसके बाद उसने जस्टिफिकेशन दी कि जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है मेरी स्टडी की, क्योंकि आपने वो जो रिफ्यूज़ल रीजंस देखे थे उसमें आपने ये भी देखा था कि एक जगह जगह पर वो आजकल ये भी लिख देते हैं कि जी आपकी कॉस्ट जो है बाहर पढ़ने की वो जस्टिफाइड नहीं है। तो उसने अपनी उस चीज़ को जस्टिफाई किया कि जी इन फाइनेंशियल टर्म्स द एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी होगी और मुझे जो है वो इतना इंक्रीज ऑफ सेल हो जाएगा हमारे बिजनेस में, तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, और एक एक चीज़ को मैथमेटिकली डिफाइन किया। फिर कनाडा और पाकिस्तान की कंपैरिजन को शो किया। उसके बाद उसने ये शो किया कि जी स्पेसिफिकली ये कौन सी चीज़ ऐसी है इस प्रोग्राम के अंदर, ये एक दो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मुझे वो किया है, बेसिकली इंस्पायर किया है, और ये कॉलेज जो है ये टॉप उसमें आता है। उसके बाद फंडिंग और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंड फैमिली एंड सोशल टाइज टू पाकिस्तान। फंडिंग ऑफ द एजुकेशन इन कनाडा वो कैसे होगी, मैंने जीआईसी दे दिया, मैंने फ़ीस दे दी, एफिडेविट फाइनेंशियल सपोर्ट का आपके स्पॉन्सर से मिल गया। उसके बाद उसका अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, शो मी द मनी, मैंने आपको जो कहा था। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र किया गया है। फिर फाइनेंशियल टाइज का जिक्र है कि जी इस इस बिज़नेस की वर्थ क्या है जो उनकी है पाकिस्तान में। उसके बाद फिर लॉयर की तरफ से अमूमन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक ओपिनियन का लेटर लगा दिया जाए कि इनहेरिटेंस कितनी है इस स्टूडेंट की अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी के अंदर। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो एक रीज़न ऑफ रिटर्न मिल जाता है कि ये इस वजह से वापस आएगा, ठीक है। फिर फैमिलियल टाइज एफआरसी दिखाया उसके अंदर। पाकिस्तान में जो घर है वो दिखाया कि उसकी इवन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी और उसकी तस्वीरें भी दिखाई। सोशल टाइज टू पाकिस्तान दिखाया। और ये हर एक चीज़ जो है ये क्लिकेबल है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे ये उस जगह पर आपको ले जाएगी, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली उस जगह पर आपको ले जाती है। अच्छा जी। ट्रैवल हिस्ट्री दिखाई उसकी अगर कोई है। उसके बाद कंक्लूड किया इसी सारे बात को, और उसमें ये बता दिया कि जी ये जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 ईयर एडवांस डिप्लोमा फलां फलां कॉलेज, और ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरा वो है, और ये आगे सारे एनेक्स्चर्स में वो प्रूफ लगा दिए गए हैं।
ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक सैंपल भी अपलोड कर दूँ। लेकिन पहली मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि देखें, आपने किसी के एसओपी को कॉपी करके आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, लेकिन आपने एक तो इस चीज़ को समझना है कि इसमें आपने खुद मेहनत करनी होगी आपको। दूसरा, आप बिल्कुल किसी से करवा लें, लिखवा लेंगे, वो भी काफ़ी नहीं, क्योंकि आपकी तरह आपको कोई नहीं जानता। आप अपने आप को बेस्ट जानते हैं। सो कोशिश कीजिए कि खुद कर सकें। अगर खुद नहीं भी कर सकते और किसी से भी करवा रहे हैं, तो इसको इंश्योर करें कि आप ऐसा लिखवाइए कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, क्योंकि मैंने आपको उसके आउटकम्स बताए। एट द एंड ऑफ द डे आप ये चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए, तो उसका आउटकम्स मैंने आपको दिखाए हैं कि रिफ्यूज़ल्स कितने अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स के साथ, यानी कि 3.9 जीपीए के लोगों के रिफ्यूज़ल्स, 3.89 जीपीए के रिफ्यूज़ल्स, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के रिफ्यूज़ल्स, यानी कि क्वींस यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है कनाडा की, और मैगिल के रिफ्यूज़ल्स। तो रिफ्यूज़ल्स आजकल जो है उसका सीज़न है, और बाद में ये शायद चेंज हो जाए, ये मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये कि लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हमें तो जो है वो एक पेज पे मिल गया था। हमें ये देखें, जो चीज़ 2022 में हुई थी, 23 में हुई थी, या इवन 24 के स्टार्ट में हुई थी, वो आज वैलिड नहीं है। वो वक्त बदल गया है। तो आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के ऊपर दूसरे को एडवाइस देने की कोई लॉजिक नहीं होती, क्योंकि आपके टाइम पे पॉलिसीज डिफरेंट थी। आज दिसंबर 2024 के अंदर उनकी पॉलिसीज डिफरेंट हैं। वो ऐसी स्क्रूटनाइजेशंस कर रहे हैं कि जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं की। अभी तो वो इशूड वीज़ा वालों को भी लेटर्स भेज रहे हैं। तो इस चीज़ को कहना कि जी मुझे ऐसे मिल गया था, आप ऐसे लिख दो, ये दैट्स नॉट राइट। आपने बेसिक एलिजिबिलिटीज़ देखनी है, और उसके बाद आपने एडवांस एलिजिबिलिटी देखनी है, जो कि उन्होंने कहीं लिखी भी नहीं है। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि आप एक परफेक्ट एसओपी बना सकें। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट आपको ये है कि अगर आपने पूरी वीडियो के यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़। और अपना एसओपी प्लीज़ खुद लिखिएगा।